गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड टॉपिक देखते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का। इसके अंदर टॉपिक अब हमारे पास स्टार्ट होता है कि किस तरह से फ्रांस का जो मोनार्की सिस्टम था उसको एबॉलिश किया गया, उसको ख़त्म किया गया और कैसे वहाँ पे रिपब्लिक स्टैब्लिश हुआ, है ना। रिपब्लिक दैट मीन्स जनता का राज, पब्लिक का शासन वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। उसके अंदर गणतंत्र, जिसको आप कह सकते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक मनाते हैं जैसे हम लोग। ये सिचुएशन क्या थी, अब तक हम जो पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान है कि द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स, क्योंकि राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में अपने लेके आए थे और कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ये कह रहा था कि जो पब्लिक है वो अब राज करेगी, राजा सिर्फ एक नाम मात्र का रहा जाएगा, उसकी जो लिमिट पावर थी उसको लिमिट कर दी गई थी। और पब्लिक का विरोध देखते हुए राजा को चीज़ माननी पड़ी थी। लुई 16 को ये मानना पड़ा था। अब हालांकि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन से साइन तो कर दिए थे, लेकिन वो एक अलग उसका चल रहा था, सीक्रेट एक नेगोशिएशन चल रही थी, गुप्त रूप से वो काम कर रहा था। वो एक जो वहाँ के आसपास के जो रूलर्स थे, जो दूसरे राजा थे, जैसे किंग ऑफ पर्शिया था, तो पर्शिया का जो राजा था उसके साथ उसकी बातें चल रही थी कि कुछ किस तरीके से मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिए हैं, लेकिन वापस मेरा मोनार्की सिस्टम वापस आ जाए, पूरी पावर मुझे वापस मिल जाए, वो इस कोशिश में लगा। देखो, कोई भी चीज़ एकदम से चेंज नहीं होती, विरोध होता है, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती है, धीरे धीरे चीज़ डेवलप होती है। तो उस समय के राजाओं को ये डर लगना शुरू हो गया था कि फ्रांस में जो काम हुआ है वो आसपास के जो कंट्री के जो किंग थे उनको लगा कि अब ये काम हमारे यहाँ पे भी हो सकता है। और ये डर उनका गलत भी नहीं था, क्योंकि फ्रांस से ही ये सारी डेमोक्रेसी की सिस्टम स्टार्ट होना शुरू हुआ था, फ्रीडम मांगना, लोगों को मांगना स्टार्ट हुआ था। तो ये चीज़ें उनको थोड़ा सा काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही थी। तो वो भी चाहते थे कि फ्रांस में किसी न किसी तरीके से इसको दबा दिया जाए। ये जो पब्लिक है इसको डंडे मार के, चाहे इनको लड़ाई झगड़ा करना पड़े, चाहे इनको वॉर करनी पड़े, इनको दबा दिया जाए। तो वो चाहते थे कि इस तरह से, तो इसलिए वो इस लुई 16 के साथ में बातचीत कर रहे थे लगातार कि कैसे हम इस काम को आप कर सकते हो और हम आपकी क्या क्या सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी बातें चल रही थी। अब इन घटनाओं का जितना था, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। फ्रांस का जो डेवलपमेंट था, जो पब्लिक का राज आ गया था, जो रिपब्लिक बन गया था, उससे ये वो घबराए हुए थे। एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। अब उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों न हम राजा की लुई 16 की मदद के लिए, और साथ में दोनों ऑप्शन थे उनके कि अगर वो होता है तो ठीक है, अगर वो नहीं कर पाता तो हम कब्जा कर लेंगे। इस तरह की सोच के साथ वो चाहते थे कि अपनी सेना वहाँ भेज दें फ्रांस में और लड़ाई स्टार्ट करें। ये योजना वो बना रहे थे कि गर्मियों के अंदर अपने ये काम करते हैं, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होगी यूरोप में, उस समय हम ये काम शुरू करेंगे। लेकिन बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन द अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब नेशनल असेंबली के जो लोग थे उनको भी ये लगा था कि शायद ऐसा कुछ हमारे खिलाफ हो सकता है, क्योंकि जो जनता का राज आया, जो पब्लिक आया है, पब्लिक की जो रूलर्स वहाँ पे हैं, उनको हटाने के लिए सारे लोग ट्राई कर सकते हैं, इस तरह से कोशिश कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पहले ही 7 अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने क्या किया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया भी एक वहाँ का कंट्री है यूरोप का, तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक
वॉर की जो है डिक्लेयर उन्होंने कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया और उसके लिए सेना बनाना स्टार्ट कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर जो थे ट्रगन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। हज़ारों के संख्या में जो लोग थे अपने आप वॉलंटियर्स हैं जो चाहते थे खुद अपने दिल से उस सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लग गए, इकट्ठे होने लग गए। फ्रांस में आ गए, पेरिस में आ गए और उन्होंने क्या किया कि इस युद्ध को एक नाम, एक तरह से एक टारगेट दिया कि ये जो वॉर है वो वॉर किसके खिलाफ हो रहा है? ये राजाओं के खिलाफ हो रहा है, वहाँ के एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ हो रहा है, वहाँ के जो रिच पर्सन हैं जो आज तक हमें दबाते हैं उसके खिलाफ आम जनता का ये वॉर है। इस तरह से उन्होंने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश किया। दे सॉ दिस एज ए वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट द किंग एंड एरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर यूरोप। ठीक, अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, जैसे हम पहले सिंबल्स की बात की है वैसे ही इनका भी कुछ सिंबल्स इन्होंने किया। देशभक्ति गीत इन्होंने बनाए, गाने इन्होंने बनाए, सिंबल्स इन्होंने बनाए। तो एक उसमें से जो गाना था वो कौन सा था हमारे पास? मार्सिले, है ना। इसको कंपोज किया था वहाँ के एक पोइट थे मिस्टर रॉजेट डी लाइल। रॉजेट डी लाइल इनका लिखा हुआ था ये मार्सिले। और इस मार्सिले को वो जब पेरिस की तरफ मूव करे सारे जो सैनिक्स थे तो उस तरफ वो गाते हुए चले। ठीक है, तो ये उस गाने को एक तरह से उन्होंने मार्सिलस नेम दे दिया, उस गाने को मार्सिलस नेम दे दिया क्योंकि ये गाते चलते कि क्या गाएंगे, मार्सिलस गाएंगे साहब, मार्सिलस स्टार्ट कीजिए, तो मार्सिलस गाने लग गए। तो ये इतना फेमस हो गया मार्सिले कि बाद में फ्रांस का जो है नेशनल एंथम बन गया। ठीक है, तो ये रेड लाइन में कर दिया मैंने, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा 1 मार्क क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि फ्रांस का नेशनल एंथम कौन सा था? मार्सिलस था। ठीक, अब और देखते हैं अपने क्या हुआ। द रिवोल्यूशनरी वाज ब्रॉट लूजेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब ये जो लड़ाइयाँ होना स्टार्ट कर दी, नेशनल असेंबली स्टार्ट कर दी। अब नेचुरली जब कोई वॉर होगी तो उसके लिए पैसा लगेगा, हथियार चाहिएंगे, आर्म्स चाहिएगा, एमुनिशन चाहिएगा और जो सोल्जर्स होंगे उनको पे भी करना पड़ेगा, उनके लिए ड्रेसेस भी चाहिएंगी, उनकी वर्दी भी चाहिएगी, जो यूनिफॉर्म है उनकी वो भी चाहिएगी, उनको कैंप भी लगाने पड़ेंगी, उनको राशन पानी भी भेजना पड़ेगा, सप्लाई भी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो बहुत सी चीज़ें, खर्चे उसके बढ़ जाते हैं कंट्री के। अब जब ये खर्चे बढ़े तो जो पब्लिक की तरफ से ये हो रहा था तो नेचुरली इसका बोझ किसके ऊपर पड़ता? इसका पब्लिक के ऊपर पड़ता। तो ये सब जो है वहाँ की थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो डिफ़िकल्ट हो गई इस तरीके से। और दूसरी बात क्या हुई, जो मेल थे वहाँ के गांव के वो लोगों ने ज़्यादातर वॉर के अंदर सैनिक बन गए। अब सैनिक बन के वो लड़ाई पे चले गए। जब लड़ाई पे चले गए तो पीछे घर परिवार के अंदर जो खाना बनाना, खाना लाना, कमा के लाना, रोटी खाना, वो लाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो किन के कंधों पे आ गई? वुमेंस के कंधों पे आ गई। अब वुमेंस को वो कमा के लेके आना पड़ा था ताकि बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जो घर में रह गए उनको कमा के खिलाया जाए। So while the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning, कमाई भी करे, and living and looking after their families. ये एक सिचुएशन वहाँ पे नई उभर के निकल के आई। Large section of population were convinced with the revolution had to be carried further. अब बहुत जो देश की बड़ी आबादी थी, जो पॉपुलेशन थी, उसको ऐसा लगता था कि इस जो रिवोल्यूशन जो फ्रांस में स्टार्ट हुई है इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, ये मोनार्की मिलके जितने भी मोनार्क्स हैं, जो राजा हैं, वो लोग मिलके हमें ख़त्म कर देंगे। और अगर ये हम लोग इसको आगे बढ़ा गए, दूसरे देशों में भी ये चल पड़ा, वहाँ की जनता भी अगर ये जागरूक हो गई तो
तो वहाँ के उल्टा सिस्टम हो जाएगा, वहाँ के मोनार्क सिस्टम अब सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा, पब्लिक का राज आना शुरू हो जाएगा, तो हमारी संख्या बढ़, तो हमारे सपोर्टर्स बढ़ जाएंगे, हमारे सपोर्टर्स बढ़ेंगे तो हम पे जो प्रेशर है वापस मोनार्क इस्टेब्लिश करने का, वो प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आ रहे हो? तो दो तरीके के लोग थे, दोनों अपने तरफ से चाह रहे थे। एक तो राजाओं का ग्रुप एक तरह से वो चाह रहा था कि जो राजशाही चलती रहे, हमारी मोनार्की सिस्टम चलता रहे। दूसरी तरफ पब्लिक के जो लोग थे वो ये चाह रहे थे कि पब्लिक अवेयर हो जाए आसपास की, तो वो इन मोनार्की को उखाड़ फेंके। ठीक है, तो इस तरह से वो दोनों तरफ से लोग आपस में चल रहा था इनका काम। As the Constitution of 1791 give political right only to the richer section of society, political clubs become an important rallying point of people who wished to discuss government policies and plan their own form of action. अब जैसा हमें पता है कि अभी तक जो पॉलिटिकल लीडर थे वो कौन थे? वो थर्ड स्टेट्स में भी रिच पर्सन जो थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, पढ़े हुए जो लोग थे जिन्होंने अपने बल पे पैसा कमाया था, बिजनेसमैन थे। तो अभी तक उन्होंने अमीरों को ही जो पॉलिटिकल राइट मिले थे 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर। अब ये लोग क्या होते थे कि इन्होंने कई तरीके से पॉलिटिकल क्लब्स बना लिए। अब उस क्लब्स के अंदर ये बैठते थे, वहाँ लोग आपस में बातें करते थे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उनके ऊपर बात करते थे कि किस तरह से बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत से क्लब बनना शुरू हो गए थे और उन अलग अलग क्लब में अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लोग ग्रुप बना के बातें किया करते थे। अब हर एक सोसाइटी अपने हिसाब से सोचेगी, हर एक सोसाइटी के अंदर अलग विचार होगा। तो उन क्लब्स के अंदर जो सबसे बड़ा पावरफुल क्लब था वो था जैकोबिन्स। जैकोबिन का क्लब वहाँ सबसे सक्सेसफुल क्लब कह सकते हो, पावरफुल क्लब कह सकते हो उसको, वो बना था। इसका नाम जो जैकोबिन पड़ा था वो वहाँ के पहले एक कॉन्वेंट थे, उनके नाम जैकब के नाम के ऊपर पड़ा था, जो इस पॉलिटिकल ग्रुप के लिए बहुत बड़ा एक सेंटर बन गया था एक तरह से ही। और इस ग्रुप के अंदर वुमेंस भी जुड़ गई थी, वुमेंस भी आ गए थे और दूसरे लोग भी आ गए थे, गरीब लोग भी आ गए थे इसके अंदर, और वो सब मिलके इन्होंने इस क्लब को बनाया था। ठीक है, द मोस्ट सक्सेसफुल of this club was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacobin in Paris. Women too, who had been active throughout this period, formed their own clubs. Women's ने भी अपने अलग क्लब बना लिए, ठीक है, और वो सब नई डिमांड, नई एक्टिविटीज़ करने लगे। अब इस जैकोबिन क्लब के अंदर कोई बड़े मेंबर्स नहीं थे, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे लोग, कारीगर, सिंपल जो लोग थे वो थे। क्योंकि अभी तक देखो पॉलिटिकल राइट मिले थे अमीरों को, गरीब अभी भी इससे दूर थे, तो उनको भी तो कुछ चाहिए था। तो उनको भी लगने लगा कि ये चीज़ अब हमारे पास भी आनी चाहिए, सिर्फ अमीरों के पास क्यों रहे। राजाओं से छीन के आपने किसको दे दी? अमीरों को दे दी। एक हाथ से लेके आपने दूसरे को, एक व्यक्ति से लेके दूसरे व्यक्ति को आपने पावर दे दी थी। पावर अभी भी आम पब्लिक के पास में नहीं थी। तो ये नेचुरली अवेयरनेस आएगी, चीज़ें बढ़ेगी तो सब कुछ सोचना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए कल करेंगे बाकी नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत से बच्चों ने नहीं किया है तो वो कर लें ताकि उनको रेगुलर ये मिलता रहेगा, आपको पता लगता रहेगा नया वीडियो जब भी आएगा।